सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप उनियाल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पाली बेरगणी, थौलधार टिहरी गढ़वाल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय में आज चर्चा करेंगे उसका विषय चुना है अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यम और आलेख लेखन। ये दो विषय मैंने चुने हैं और इससे पहले कि इस विषय के बारे में हम समझें, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है, जिसके कारण से हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व प्रभावित है और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो हमारे शिक्षण कार्य पर पड़ा है। हमारी पढ़ाई में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है और हमारे जो महत्वपूर्ण 3-4 महीने का समय था वो व्यतीत हो चुका है, जिसमें हमें अपने विद्यालयों में बहुत कुछ अध्ययन कर लेना था और विशेष रूप से जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनका बहुत नुकसान इस कोरोना काल से हुआ है। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि अभी कितने समय तक ये महामारी अपना प्रकोप यूं ही जारी रखेगी और कितने समय तक हमारे शैक्षणिक कार्य में ऐसे ही व्यवधान रहेगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जितना भी समय हमें मिले तो हम उस समय में अधिक से अधिक अपना स्वाध्याय करें, खुद से कुछ जानने की कोशिश करें। जहाँ से भी हमें अपने विषय से संबंधित कोई भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो पा रही है, हम उसका अध्ययन करें। सरकार भी और हमारे विभाग द्वारा भी बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सभी शिक्षक साथियों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों की सहायता की जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, पाठ्य सामग्री उन तक पहुंचाई जाए। जो पढ़ाई का नुकसान है किसी तरह से उसकी भरपाई की जाए। तो हमें भी स्वयं से ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक हम स्वाध्याय करें। साथ ही हमारे कुछ आसपास में ऐसे साथी होंगे जिनके पास फोन की या किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी, तो हम आपस में एक दूसरे की सहायता करें। इस समय हम एक जो हमारा विषय है उसके विषय में आपस में चर्चा करें और आपस में ही एक दूसरे के शिक्षक बन जाएं। तो शुरू करते हैं अपने इस विषय, व्यक्ति और माध्यम। इसमें हमें ये जो दो विषय मैंने चुने हैं, जनसंचार माध्यम और आलेख लेखन, इस विषय को मैं इसलिए चुन रहा हूं कि ये जो विषय है यहाँ से हमारे पास 10 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें से एक नंबर के 5 प्रश्न और 5 नंबर का एक आलेख लेखन हमें करना होता है। साथ ही जो ये विषय है ये कक्षा 11 और 12 दोनों में सामान्य रूप से उनके सिलेबस में है। दोनों को ही इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करना होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये विषय चुना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन दो विषय पर ही फोकस रखेंगे, दो विषय के बारे में जानेंगे। एक मुख्य होगा जनसंचार के माध्यम और दूसरा होगा ये आलेख लेखन। तो इस
जो हमारा ये वीडियो है, इसके जो पाठ्य बिंदु होंगे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, उसमें हमारा पहला होगा जनसंचार का सामान्य अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, साथ ही संचार के स्रोत क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके तत्व होते हैं, कैसे वो कार्य करता है। इसके साथ ही संचार के प्रकार जानेंगे कि संचार कितने प्रकार का होता है। जो मुख्य हमें जानना है जनसंचार, तो जनसंचार के क्या क्या कार्य होते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जो हमारा मुख्य बिंदु जनसंचार के माध्यम, इसके बारे में हम जानेंगे। और अंतिम जो होगा वो होगा आलेख, या इसको हम स्तंभ लेखन भी कह सकते हैं। तो इनके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। जनसंचार का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जनसंचार शब्द हमने ये लिखा है, और जनसंचार को अंग्रेजी में हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो जनसंचार शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें पहला शब्द है जन और दूसरा है संचार। जन जो शब्द है, इसका अर्थ होता है लोग, जनता, समूह, यानी कि जन का सामान्य लोग होता है, उसमें कोई भी आपके समूह हो सकते हैं, लोगों के समूह ही होंगे, तो जिसे हम जन कहते हैं। और संचार, संचार शब्द में आगे सम उपसर्ग है और चर धातु है, तो जिसका सामान्य अर्थ होता है संचरण करना, यानी कि चलना, एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, संचार का ये अर्थ है। अब चूंकि संचार का अर्थ चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, तो पहुंचना किस चीज का, तो ये हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान, इसे सामान्य हम कह सकते हैं कि विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, या यूं कहें कि एक विचार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। हमारे अपना विचार है, वो दूसरों तक कैसे पहुंचे, जो हमारा विचार है उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संचार। तो जनसंचार यानी कि लोगों के बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंचार बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना है। जनसंचार क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है, उनको सम्मिलित करता है और उनको भागीदार बनाता है। अर्थात जब संचार की जो प्रक्रिया है वो एक बड़े पैमाने पर होती है, तो इस प्रक्रिया को हम जनसंचार का नाम देते हैं। यानी कि संचार की जो प्रक्रिया है वो छोटे स्तर पर हो सकती है। संचार बहुत दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, लेकिन जो जनसंचार की प्रक्रिया होती है वो दो से अधिक, या उसमें हजारों लोग, सैकड़ों लोग, एक भीड़ आप कह लीजिए, बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। तो जब एक बड़े पैमाने पर संचार की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम क्या है, जनसंचार कह लेते हैं। जैसे हम कहें कि साधारणतया जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, अधिकतर विशेष रूप से चुनाव के समय में एक पार्टी क्या करती है, कोई भी नेता है, तो वो अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, वो रैलियां करता है। तो उस रैली के माध्यम से वो जो संचार है, वो जो अपना विचार है, वो बहुत से लोगों तक पहुंचा रहा है। तो वहां पर जो संचार की प्रक्रिया है वो एक बड़े पैमाने पर हो रही है। तो जब संचार की प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर होती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो उसको स्पष्ट रूप से हम अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि बृहद स्तर पर जब किसी भाव, विचार, संदेश
अथवा जानकारी को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या है, जनसंचार कहते हैं। यानी कि बृहद स्तर पर किसी भाव, विचार, संदेश अथवा जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब संचार, कोई भी प्रक्रिया जो होती है, कोई भी जो कार्य होता है, वो एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो वैसे ही संचार की जो प्रक्रिया है, या जनसंचार की प्रक्रिया कह लीजिए, यह जो होती है, तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं। ये आपको जो क्रम से दिख रहे हैं, स्रोत या संचारक, जिसको आप सोर्स कह लीजिए या सेंडर कह लीजिए, संदेश आपका मैसेज, माध्यम आपका मीडियम क्या है, और आपने मैसेज किसको भेजा है, रिसीवर। तो स्रोत क्या होता है, जो मैसेज को या संदेश को भेजने वाला है, यानी कि वो जो विचार है वो कहां से चला। उदाहरण के लिए हम कह लेते हैं कि जैसे मैं अपनी कक्षा का एक छात्र हूं, मुझे अपनी हिंदी विषय की किताब चाहिए, किताब मेरे पास नहीं है और मुझे किताब की आवश्यकता है। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे किताब चाहिए और मैं ये किताब अपने किसी दोस्त से मांगता हूँ। तो जो ये विचार है, ये मेरे मन में आया है। तो जिसके मन में या भेजने का जो विचार उत्पन्न होता है, वही उसका स्रोत या संचारक कहलाता है। यानी कि मैं इसका सोर्स हो गया हूँ, संचारक हो गया हूँ। अब मैं वो अपना विचार, और जो मेरा विचार है वो क्या है, मेरा संदेश है, मेरा मैसेज है। उस मैसेज को मैं क्या करूँगा कि मेरा ये विचार था, मेरे मन में विचार आया, ठीक है। अब मैंने जो अपना विचार था उसको मैं पहुंचाना है कहाँ, अपने मित्र तक पहुंचाना है। तो मैंने अपना फोन उठाया और उसको क्या है, उसमें वो विचार टाइप किया, लिखा। यानी कि वो जो फोन है वो क्या बन गया, मेरा माध्यम बन गया, उस विचार को, उस संदेश को भेजने का माध्यम बन गया, ठीक है। अब उस माध्यम से होकर के वो विचार कहाँ पहुंचा है, ये मेरे दोस्त तक पहुंच गया, जहां पहुंचाना चाहता था वहां तक वो पहुंच गया है। तो वो रिसीवर जो मेरा दोस्त है, यानी कि मैं मोहन, मेरे मन में विचार आया, संदेश, मैंने अपने फोन के माध्यम से, यानी कि फोन मेरा माध्यम, और मैंने रमेश तक, यानी कि मेरा दोस्त, उसको ये क्या है, मैसेज भेज दिया। तो ये संचार की प्रक्रिया हुई। लेकिन जब यहां पर ये संदेश पहुंचता है, तो यहां से ये फीडबैक एक आता है, प्रतिपुष्टि। ये फीडबैक, जैसे हमने अपने मित्र से एक किताब मांगी थी, अब ये फीडबैक क्या देगा, या तो ये हाँ कहेगा कि मैं पुस्तक दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। वो फीडबैक वापस यहीं से होता हुआ यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब किसी संचार की प्रक्रिया में फीडबैक प्राप्त होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जरूरी नहीं है कि वो सकारात्मक ही हो, उसका जवाब हाँ ही हो, वो ना भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर फीडबैक प्राप्त होता है तो संचार की प्रक्रिया एक संपन्न हो जाती है। और अच्छा संचार वही माना जाता है जिसमें फीडबैक प्राप्त हो। अब इस सब के बीच में जो ये प्रक्रिया चल रही है कि स्रोत था, कोई सोर्स था, उसने मैसेज किया किसी माध्यम से और रिसीवर तक पहुंचा, वहां से फीडबैक आया, इस सारी प्रक्रिया में एक चीज होती है, ये जो आप देख रहे हैं, सोर्स, शोर, इसको आप नॉइस कहते हैं, हल्ला कह लीजिए। तो ये जो नॉइस होती है, ये इस पूरी संचार की प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित करती है। अब ये शोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक हो सकता है, यानी कि जो ये स्रोत है, ये संचारक है, ये सोर्स है, इसके हो सकता है विचार चल ही ना, तो उसको हम मानसिक शोर कहेंगे। या भौतिक हो सकता है, यानी कि ये जो माध्यम है, ये जो संदेश की प्रक्रिया है, ये एक नेटवर्क पे काम करती है। मान लीजिए नेटवर्क बाधित है, नेटवर्क काम नहीं कर रहे, तो वो मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। और मैसेज पहुंचने से, संदेश पहुंचने से, विचार पहुंचने से तात्पर्य ये होता है कि जिस स्थिति में वो विचार स्रोत के द्वारा कहा गया है,
जिस अर्थ में वो संचारक द्वारा कहा गया है, उसी अर्थ में वह विचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचना चाहिए। यानी कि जो इसका कहने का तात्पर्य है वही तात्पर्य यहाँ समझ आना चाहिए, तभी एक अच्छी संचार की प्रक्रिया मानी जाएगी। तो ये थे संचार के तत्व जिससे संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अब है संचार के प्रकार, कि संचार कितने प्रकार का होता है। क्योंकि संचार क्या होता है कि संचार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम खाली भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं संचार की प्रक्रिया उस समय भी चल रही होती है। अब हम कहेंगे कि हम अगर खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो संचार की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो हम ये समझें कि हम बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कि हमें कुछ सपने देख रहे हैं अपने मन से, खुली आंखों से बैठे बैठे हम सपने देख रहे हैं कि हाँ, कोरोना ना आता तो हमारा विद्यालय चल रहा होता, हमारा विद्यालय चल रहा होता तो हम अपनी कक्षाओं में होते, हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते। तो ये जो सब विचार चल रहे हैं, तो इसी को हम क्या है, संचार की प्रक्रिया कहते हैं। चाहे हम अकेले में हैं या दूसरों के साथ में हैं, तो वो संचार की प्रक्रिया क्या है, सतत रूप से चल रही होती है। तो संचार के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है सांकेतिक। सांकेतिक से तात्पर्य है, सांकेतिक का अर्थ है कि इशारों में वार्तालाप करना, एक तरीके से इशारों में। सांकेतिक जैसे हम क्या करते हैं, अपनी कक्षा में हम देखते हैं कि शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है और हमारा ध्यान थोड़ा सा उस तरफ नहीं है। हम अगर अपने किसी मित्र से थोड़ा सा कुछ बाहर कहीं कुछ हुआ तो इशारों में, यानी कि हम संकेत से आंखों ही आंखों में उसे बताते हैं, तो वो समझ जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो संचार की प्रक्रिया है, इसी को आप क्या कहते हैं, सांकेतिक संचार कहते हैं। यानी कि इशारों में संचार करना, इशारों में बातें करना जिसे हम एक तरीके से कहते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वही एक संचार का प्रकार है, सांकेतिक संचार, यानी इशारों में बात करना। दूसरा है मौखिक या अमौखिक। मौखिक और अमौखिक जो संचार है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई हमसे बड़ा व्यक्ति, हमारे माता पिता या शिक्षक कोई भी हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको मौखिक रूप में क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं। मौखिक रूप में प्रणाम करते हैं, साथ ही अमौखिक रूप में हाथ जोड़ देते हैं। तो जो हाथ जोड़ना है वो क्या है, एक अमौखिक संचार है। और जो हमने मुंह से कहा, गुरुजी प्रणाम या माँ जी प्रणाम, जो हमने ये कहा, ये एक मौखिक है। तो मौखिक और अमौखिक संचार, इसीलिए इसको कि मौखिक संचार या अमौखिक, यानी कि अमौखिक का तात्पर्य है एक तरीके से इशारा ही इसको कह सकते हैं, कि हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है तो उसमें हम प्रणाम भी कहते हैं और साथ में हाथ भी जोड़ देते हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण कि हम उसको कहते भी हैं और साथ में करते भी हैं। तो यही क्या है, मौखिक और अमौखिक संचार है। तीसरा है अंतःवैयक्तिक। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। अंतःवैयक्तिक से तात्पर्य है कि अपने आप से बात करना। जो अभी मैंने पहले कहा कि हम बैठे हुए हैं और अपने मन में कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा होना था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, कुछ सोचते रहते हैं, यानी कि कुछ योजना बना रहे होते हैं। तो अपने मन में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम अपने से बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पूजा। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, घर में हम जब पूजा करते हैं तो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ हम हाथ जोड़ते हैं। तो वो हाथ जोड़ना अमौखिक संचार करें। साथ में जो हम बात कर रहे हैं खुद से, वो क्या है, हम भगवान से बातें कर रहे हैं और अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन से कुछ कह रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं। तो वो क्या है, एक अंतःवैयक्तिक संचार है। इसके बाद आता है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल। इससे तात्पर्य है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके आपस में कोई वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे से कह रहे होते हैं, तो इसी को हम अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। यानी कि जब दो व्यक्ति सामने बैठे हों, हम अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे हम दुकान में जा रहे हैं, हमने दुकान वाले से कुछ सामान मांगा, उसने हमें सामान दिया,
तो ये जो संचार की प्रक्रिया हो रही है इसको अंतरवैयक्तिक संचार कहा जाता है, यानी कि इंटरपर्सनल, दो व्यक्तियों के बीच में सामने प्रत्यक्ष बैठ करके आपस में बातचीत, आपस में विचारों का आदान प्रदान। और ये जो संचार होता है अंतरवैयक्तिक संचार, इसी के तहत जो हमारे क्या है आपसी जो संबंध बनते हैं, या हम नौकरी वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो वहां पर जो संचार की प्रक्रिया चलती है वो क्या होती है, अंतरवैयक्तिक संचार। इसके बाद आता है समूह संचार। समूह से तात्पर्य है कि एक ग्रुप बना हो। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम कहते हैं, हमारी जो कक्षा है वो एक समूह संचार है। वहां पर क्या होता है, समूह में संचार होता है ना। और या फिर हमारी संसद है, वहां पर सभी जो हमारे सांसद है, या हमारी विधानसभा है, वहां पर हमारे सभी विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। या हमारी ग्राम पंचायत है, वहां पर जब लोग पूरे गांव के इकट्ठे होते हैं तो अपने गांव के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे गांव के लिए अच्छा रहेगा। तो जो बैठ करके समूह में चर्चा करते हैं उसी को समूह संचार कहते हैं। और ये जो अंतिम है ये बहुत मुख्य है, प्रमुख है, जनसंचार। जनसंचार एक समूह संचार है एक तरीके से, लेकिन समूह संचार में क्या होता है कि लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। ठीक, जनसंचार में थोड़ा सा क्या होता है कि जब समूह संचार में हम आमने सामने बैठ करके समूह में चर्चा करते हैं, जनसंचार में प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा तकनीकी यांत्रिकी माध्यम के जरिए विशाल वर्ग से संवाद किया जाता है। यानी कि जो अब तक समूह संचार आपस में बैठ करके किया जा रहा था, वो क्या है, अब यंत्रों के माध्यम से। मान लीजिए जैसे आजकल हम देखते हैं रैलियां, अब ये कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमसे संचार करना चाहते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो वो किस माध्यम से करते हैं, वो टीवी पर आते हैं और टीवी के माध्यम से क्या है, पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो वहां पर यंत्र यानी कि तकनीकी का सहारा लिया गया है, यानी कि टीवी वो क्या है, एक तकनीकी है। या फिर जैसे हमारी जो ये वर्चुअल क्लास चलती हैं, तो हम बैठे यहाँ पर हैं और क्लास चल रही है एक जगह से, और वहां से पूरे प्रदेश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर तकनीकी को क्या है, अपना माध्यम बनाया गया। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसी को जनसंचार कहा जाता है, जब एक विशाल वर्ग से संवाद करने के लिए किसी तकनीकी की सहायता ली जाती है। यानी कि प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी के माध्यम से क्या है, संचार किया जाता है, तो इसी को हम जनसंचार कहते हैं। तो ये थे संचार के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो जनसंचार है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। ये हमारे पास प्रश्न आ सकता है एक एक नंबर में कि जनसंचार के कोई प्रमुख 2 कार्य लिखिए। तो जनसंचार के जो कार्य हैं, इसका पहला कार्य हम जान लेते हैं, सूचना देना। यानी कि किसी प्रकार की कोई सूचना है, वो जो बुनियादी सूचनाएं हैं, देश और दुनिया की खबरें हैं, दुनिया भर की सूचनाएं हैं, दुनिया में क्या घटित हो रहा है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने अधिक मात्रा में कोरोना फैल रहा है, ये सब सूचनाएं हमें कहाँ से है, जनसंचार यानी कि टीवी के माध्यम से मिल रही। तो वो हमें सूचना दे रहे हैं कि हमें फिर ये सूचनाएं दी जा रही हैं, कैसे आप अपना ध्यान रखें, कैसे, क्योंकि ये सब क्या है, सूचनाएं दी जा रही हैं। यानी कि हम दुनिया भर की सूचनाएं हमें क्या है, जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होती हैं। दूसरा इसका कार्य है शिक्षित करना। अब हम देख रहे होंगे इसी समय, हम ज्यादा दूर न जाएं, इसी समय के उदाहरण पढ़ते हैं। तो इस समय हमें शिक्षित, जागरूक करने का जो कार्य कर रहा है, लोगों के अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, कई बार हाथ धुलें, है ना। तो ये जो सब शिक्षा दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है देश दुनिया में सभी जगह, तो ये भी एक कार्य किसका है, जनसंचार का। यानी कि जनसंचार क्या है, हमें सूचना देता है, सूचना देने के साथ साथ क्या, हमें शिक्षित करता है। तीसरा हम कहें मनोरंजन करना। मनोरंजन, बोर होते हैं तो तकनीकी, हम क्या है, ये जो हमारे वीडियो गेम्स होते हैं, या हम फिल्म देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, या कुछ कॉमेडी शो देख रहे हैं,
या यूट्यूब हम अपना चला रहे हैं, उसमें कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उससे क्या है, जो हमारा मनोरंजन हो रहा है, यानी कि मन को जो बहलाया जा रहा है, वो क्या है, मनोरंजन। तो ये क्या है, सब टीवी, यूट्यूब, इंटरनेट, इसके माध्यम से हमारा क्या है, जो मनोरंजन किया जा रहा है, ये सब क्या है, जनसंचार का ही एक कार्य है। अगला है एजेंडा तय करना। इसको समझिएगा, मुख्य है। एजेंडा तय करना क्या होता है कि किसी खास घटना, कोई ऐसी घटना घट रही है जो विशेष है, या कोई ऐसा मुद्दा है जो बहुत अधिक चर्चा में है, तो उस मुद्दे की तरफ क्या है, उसको व्यापक कवरेज प्रदान करना। यानी कि हम देखते हैं, हमारा न्यूज़ चैनल है, जैसे आजकल हमने अभी देखा, हाल फिलहाल में आप सभी ने सुना होगा कि चीन के साथ भारत की क्या है, थोड़ा तनातनी चल रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या है, सभी मीडिया चैनल ने क्या है, चीन चीन चीन, चीन, भारत देगा चीन को मुंह तोड़ जवाब, भारत करेगा चीन पर ये कार्यवाही, भारत ने चीन की 59 ऐप बैन कर दी। तो उन्हीं को क्या हम देखेंगे, तो सारे चैनल पर वो एक विशेष के लाया जा रहा है। यानी कि सभी को क्या है, हम सभी का ध्यान उस तरफ खींच लिया है कि चीन भारत के साथ रहा है, या भारत चीन के साथ क्या कर रहा है। तो एक ऐसा मुद्दा, यानी कि किसी खास घटना को या किसी मुद्दे को प्रमुखता से इतनी व्यापक कवरेज दे देना कि आम लोग के बीच में वो एक चर्चा का विषय बन जाता है, कि आम लोग भी उसी बारे में चर्चा करने लगते हैं। और साथ ही क्या होते हैं कि जैसा वो चैनल चाहते हैं, यानी कि जैसे वो जनसंचार के माध्यमों से हमें अपनी जो उनकी सोच है उसको हमें देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या एक तरीके से कहते थोपना चाहते हैं, और हम उसे देखते हैं, तो होता क्या है कि अगर सभी जगह हम वही चीज देख रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो एक विशेष उन्हीं के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, जो ये कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि हम क्या सभी जगह वही चीज देख रहे हैं। तो इसी को क्या है, एजेंडा तय करना कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष सोच, किसी विशेष मुद्दे, या किसी विशेष घटना को एक व्यापक कवरेज प्रदान करना, जिससे वो मुद्दा क्या है, आम जनता में चर्चा का विषय बन जाए और लोग उनके अनुकूल प्रतिक्रिया करने लगे। अगला कार्य है निगरानी करना। निगरानी करने से तात्पर्य है कि जैसे कोई सरकारी योजनाएं हैं, सरकार का जो कामकाज है, या कोई संस्था है, ठीक है, कोई एनजीओ है जो क्या है, सरकार के लिए कार्य करता है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसमें कहीं कोई अनियमितताएं ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। यानी कि सरकार जो कर रही है, सरकार के पास जो आम जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा जा रहा है, ये सरकार जो योजनाएं चला रही है, क्या उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है, क्या वह सही से आम जनता तक पहुंच पा रही हैं, या सरकार जो योजना आम जनता के लिए चला रही है, क्या वो आम जनता तक पहुंच पा रही हैं। इन सभी की निगरानी भी क्या है, जनसंचार का एक कार्य है। और अंतिम एक है विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना, यानी कि संवाद किसी विषय पर। मान लीजिए आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो इससे क्या है, बहुत सी देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान हो रहा है। तो उस विषय में चर्चा के लिए भी क्या है, हम देखते होंगे टीवी में क्या है, कभी कभी चर्चाएं होती रहती हैं किसी विशेष मुद्दे पर। तो आपस में क्या विचार विमर्श किए जाते हैं कि कैसे इस बीमारी से उबरा जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बच्चों की जो पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है उसको सही किया जा सकता है, कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो इस विषय में जो विचार विमर्श के लिए मंच है वो उपलब्ध, यानी कि टीवी पर जो खासकर जो उदाहरण है, हम टीवी कह सकते हैं, या इंटरनेट पर आजकल ऑनलाइन बहुत सी चीजें। तो विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना भी क्या है, जनसंचार का एक कार्य है। अब चलते हैं, जो हमारा विषय था कि जनसंचार के माध्यम हमें पढ़ने हैं, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनसंचार के माध्यम क्या क्या होते हैं, किन माध्यमों से संचार किया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के जो माध्यम होते हैं। पहला है, आप देख रहे होंगे, दृश्य।
या इसको आप मुद्रण कह लीजिए। मुद्रण यानी कि छपाई, प्रिंट आप कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं। तो जनसंचार का पहला जो माध्यम है वो है दृश्य, या आप इसको दृश्य माध्यम यानी कि देखे जाने के, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि जो छपा हुआ होता है, प्रिंट होता है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं, ये आपके पास उदाहरण है, पीछे आप देख रहे होंगे, ये अखबार है, ये कुछ पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो दृश्य माध्यम के अंतर्गत जैसे हमारे समाचार पत्र, उसको क्या है, हम सुन नहीं सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, वो छपाई वाला है ना, प्रिंट जिसे हम कह रहे हैं। तो समाचार पत्र इसका पहला उदाहरण है, इसको हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। हमारे जो चित्र होते हैं, ये क्या है, दृश्य माध्यम है। हमारे मानचित्र हैं, ये क्या है, दृश्य माध्यम है। ये हमको क्या है, सूचनाएं देते हैं। संचार का कार्य क्या है, सूचनाएं। जनसंचार का कार्य क्या है, सूचनाएं प्रदान करना। तो समाचार पत्र हमको सूचनाएं देते हैं। कोई चित्र है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, कुछ ना कुछ वो सूचना दे रहा होता है या आपको शिक्षित कर रहा होता है। मानचित्र हमें देश दुनिया के बारे में बताता है, कहाँ पर कौन सा देश है, कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। बैनर, होर्डिंग्स जो हम देखते हैं, सरकार, अधिकतर सरकार की ओर से जो लगाए गए होते हैं, सरकार की कोई योजनाएं हैं, तो उसके बारे में हमें सूचना कहाँ से मिल रही होती है, वो जो बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स आप रोड के किनारे देखते हैं, तो वो क्या है, आप सिर्फ हम उसको देख पा रहे हैं। तो दृश्य माध्यम इसलिए इसको हम कह रहे हैं, या इसको प्रिंट माध्यम भी कह सकते हैं। हमारी जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, दृश्य माध्यम है। तो दृश्य का अर्थ है देखे जाने वाले, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, या आप इसको कह लीजिए मुद्रण या प्रिंट, जिसकी सिर्फ छपाई हुई है, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इसके बाद है श्रव्य माध्यम, यानी कि ऑडियो, जिनको सुन सकते हैं, जिनको क्या है, सिर्फ सुन सकते हैं, उन्हीं को क्या है, श्रव्य माध्यम कहते हैं, ऑडियो। अब ऑडियो में क्या कह सकते हैं, ये देखिए, जैसे रेडियो सबसे अच्छा उदाहरण है दृश्य माध्यम का। रेडियो, रेडियो में हमें देश दुनिया की क्या है, खबरें मिलती हैं, देश दुनिया के समाचार मिलते हैं। मनोरंजन के लिए हमें क्या है, गाने सुनने को मिलते हैं, हर प्रकार का क्या है। तो सबसे पहला माध्यम जब प्रारंभ में क्या है, टीवी नहीं था, तो हम रेडियो के जरिए ही देश दुनिया की खबरों को सुनते थे, ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल फोन नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं टेलीफोन, यानी कि जो हमारे लैंडलाइन फोन होते हैं, वो भी जनसंचार के माध्यम है। हमें क्या है, देश दुनिया की, अपने मित्रों की, अपने संबंधियों की, ठीक है, अपने रिश्तेदारों की जो सूचनाएं हैं, पहले क्या टेलीफोन ही होता था, लैंडलाइन, जिसे हम फोन करते। टेप रिकॉर्डर, जो कि जनसंचार का कार्य क्या है, मनोरंजन करना भी है। तो टेप रिकॉर्डर क्या है, इसमें क्या है, कैसेट्स लगाई जाती हैं, इसके थ्रू हम गाने भी सुन सकते हैं, और इसमें रेडियो भी साथ साथ होता है। तो ये हमें क्या है, समाचार, देश दुनिया की खबरें भी देता है, कैसेट्स, ये भी सिर्फ सुनी जा सकती हैं। तो दृश्य माध्यम से तात्पर्य, श्रव्य माध्यम, माफी चाहूंगा, यहाँ पर एक गलत हो गया है, यहाँ पर होगा श्रव्य माध्यम, ठीक है, यानी कि सुना जा सकता है, इनको सिर्फ क्या है, हम सुन सकते हैं, यहाँ पर श्रव्य माध्यम होगा। तो इसको हम क्या है, सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि रेडियो है, इसके बारे में हमें विस्तृत थोड़ा सा पढ़ना है। तो विस्तृत जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रेडियो आया, कब इसका आविष्कार हुआ, कौन आकाशवाणी कब कब आए, तो इनके बारे में जो जानेंगे, तो वो आपको लिखित सामग्री में पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये दृश्य की जगह पे यहाँ पर श्रव्य है, यानी कि ये आप पीछे स्लाइड में देख रहे होंगे, श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडिया हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर गलती से दृश्य टाइप हो गया है। तो ये क्या है, श्रव्य माध्यम है, इनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स। इसके बाद हम चलते हैं वीडियो, इनको हम दृश्य श्रव्य भी कहते हैं, कि जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके सारे वो माध्यम आ जाते हैं, सारे, जैसे हमारा टीवी, ये टैबलेट जो हम आजकल यूज करते हैं, हमारा मोबाइल फोन, इंटरनेट, जितने भी दृश्य और श्रव्य को अगर छोड़ दें, तो उसके बाद जितने भी वीडियो जिनमें हम देख पा रहे हैं, वीडियो में क्या हम आवाज, हमारे सिनेमा, कंप्यूटर, टीवी, ये जितने प्रकार, मोबाइल फोन, ठीक है,
तो ये जो कुछ भी जितने हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ हमको चित्र भी दिखाई देते हैं और उसकी आवाज भी सुनाई देती है, उसको हम क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। इसको हम सीधे वीडियो मीडिया भी सकते हैं। जैसे हमारा जो आजकल टीवी के द्वारा जो हम न्यूज चैनल्स देखते हैं वो हमारा वीडियो मीडिया है। ठीक, तो ये जनसंचार के माध्यम 3 प्रकार के थे। एक बार पीछे से फिर से, ये पहला था दृश्य यानी कि प्रिंट मीडिया, जो सिर्फ देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका मुख्य है अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। और फिर है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम में आपका रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स। और दृश्य, दृश्य श्रव्य का मतलब है ये वीडियो, जिसमें हम वीडियो देख सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो इसमें हमारा टीवी, हमारे टैबलेट, ये हमारा टेलीफोन और इंटरनेट, सिनेमा हॉल, ये सब क्या है, वीडियो मीडिया के उदाहरण हैं। इसके बाद जो दूसरा विषय था वो ये था आलेख या स्तंभ लेखन। आलेख कैसे लिखा जाता है, आलेख किसे कहते हैं, ये आपको 5 नंबर का एक आलेख हमें लिखना होता है। तो पहले हम जान लें कि आलेख कहते किसे हैं। तो आलेख क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति होते हैं, कोई विचारक हो सकता है, उनके द्वारा गहन छानबीन, यानी कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया, उसके बारे में छानबीन की जाती है विश्लेषण के साथ। किसी समाचार पत्र के लिए लिखा जाने वाला लेख जो कि समाचार पत्र के विचार ना होकर उस विशेष व्यक्ति के निजी विचार होते हैं। यानी कि हम अखबार देखते हैं, ठीक है, आलेख अधिकतर प्रिंट मीडिया में लिखा जाता है, ठीक है, मुद्रण सामग्री यानी कि अखबार में लिखा जाता है। तो कोई विशेष व्यक्ति होते हैं, वो कोई राजनीतिक हो सकते हैं, कोई अर्थशास्त्री हो सकता है, कोई विदेश सेवा से संबंधित व्यक्ति हो सकता है, जैसे हमारे चीन के साथ आजकल विवाद चल रहा था। तो जो हमारे विदेश के जानकार होते हैं, विदेश नीतियों के जानकार होते हैं, तो वो किसी अखबार के लिए अपने क्या है, विचार लिखते हैं कि क्या क्या देश में होना चाहिए था, क्या चीन के साथ हमारी गड़बड़ियां हैं क्या। तो इसमें सभी कुछ लिखा जाता है कि कहाँ से वो घटना शुरू हुई, क्या हमारी, जैसे चीन की बात मैं कर रहा हूँ कि चीन के साथ हमारा क्या है, किस प्रकार की संधियां थी, किस प्रकार हमारा जो उनसे 1961 में युद्ध हुआ कैसे हुआ, क्या कारण थे, उन सभी के बारे में क्या है, विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि कोई विचार कि नहीं, कोई वो विशेष व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने कहा कोई अर्थशास्त्री हो सकते हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, ठीक है, कोई विदेश सेवा के हो सकते हैं, कोई पुलिस सेवा से हो सकते हैं, कोई पूर्व आईएएस हो सकते हैं, कोई समाज से जुड़े हुए समाजशास्त्री हो सकते हैं। तो कोई विशेष व्यक्ति होंगे या विचारक होंगे, उनके द्वारा गहन छानबीन और विश्लेषण के साथ किसी समाचार पत्र के लिए लिखा जाने वाला लेख, ठीक है, वो जो लेख होता है वो समाचार पत्र का विचार नहीं होता है। जब भी आप अखबार खोलेंगे तो उसमें एक पृष्ठ होगा संपादकीय का, एडिटोरियल जिसे हम कहते हैं, वहां पर बगल में ही एक स्तंभ लिखा होता है, एक आलेख लिखा होता है, और उसके नीचे जो लिखा होता है कि यह लेखक के निजी विचार हैं। यानी कि वो अखबार का उससे कोई लेनी, यद्यपि वो लिखा अखबार में गया है, लेकिन वो क्या है, किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा उस अखबार के लिए लिखा गया है, वो उसका अपना अध्ययन है उसमें, तो उसके लिए लिखा जाता है कि वो उसके निजी विचार होते हैं, न कि वो किसी समाचार पत्र के विचार होते हैं। आलेख प्रायः जो लिखे जाते हैं उनका जो विषय होता है, एक तो समसामयिक होता है, ठीक है, यानी कि जो तात्कालिक चल रहा है, जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है, इसके अलावा चीन से हमारा विवाद चल रहा था, ठीक है, और या ये को ले अमेरिका चीन का विवाद चल रहा है, ठीक है, बहुत से ऐसे मुद्दे, या जैसे अभी हमने कुछ समय पहले सुना कि हमारे जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो एक ज्वलंत मुद्दा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है। तो समसामयिक यानी कि जो वर्तमान कालिक विषय है या ज्वलंत मुद्दा, ठीक है, जो उस समय चल रहा हो, या कोई प्रसिद्ध विषय, मान लीजिए जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारी स्वतंत्रता कैसे हुई, क्या क्या उस समय परिस्थितियां थी, क्या क्या लोगों ने संघर्ष किया, कैसे हम आज यहाँ जो अपने 70 साल की जो हमारी आज़ादी, कैसे वहां तक पहुंचे, उसके विषय में अब आप देखेंगे जब 15 अगस्त आएगा तो लेख लिखा हुआ होगा। या फिर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 2 अक्टूबर होता है, तो महात्मा गांधी जी के विषय में, अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जी, उनके चरित्रों के बारे में या अवसरों पर केंद्रित होते हैं। तो जो आलेख के प्रमुख विषय होते हैं जो समाचार पत्रों में आते हैं, वो या तो समसामयिक होते हैं, या उस समय का कोई ज्वलंत मुद्दा होगा, ठीक है,
या कोई प्रसिद्ध विषय हो सकता है, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में, उनके चरित्रों के या अवसरों के बारे पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे पास परीक्षा में आलेख लिखने को आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जिस विषय में वो आलेख पूछा गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो अगर किसी योजना से संबंधित है, किसी व्यक्ति से संबंधित, तो हम रखें कि उस व्यक्ति का जन्म, उसके कार्य, उसने क्या क्या किया, या वो जो योजना है कब चली, क्या कारण थे, कैसे वो सफल हो पाई या नहीं हो पाई, इन सभी विषय को ध्यान में रखते हुए वो आलेख लिखा जाता है। एक आलेख में अपेक्षित गुण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे एक अच्छा आलेख लिखा जा सकता है? तो सबसे पहला, आलेख एक नवीनता से भरा हुआ हो। उसमें क्या हो? नवीनता हो। यानी कि जो हम लिखे, ऐसा नहीं कि कल कोई आलेख आया था, हमने उसी को क्या है, छाप दिया, अपनी भाषा में थोड़ा सा किया और उसको छाप दिया। नहीं, आलेख में क्या है, एक नवीनता हो, एक नयापन हो। जब वो आलेख लिखा गया हो तो वो पढ़ने वाले में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता हो, वो और जिस विषय में वो लिखा गया उस विषय में जानने की वो क्या है, और इच्छा रखता हो कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आजकल जो चल रहा था, वर्तमान में उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, चीन चीन चीन। क्योंकि हम ये टिकटॉक वगैरह देखते थे, तो इसलिए हमें भी पता है कि क्या है, सरकार ने कुछ ऐप बैन कर दी हैं। तो जब उसके बारे में कोई लेख हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। तो वो एक प्रेरणा उत्पन्न करने वाला और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, वही एक अच्छा आलेख कहा जाएगा। उसमें जो विचार हो वो स्पष्ट हो और धारा प्रवाह हो। ठीक है, उनमें यानी कि जब एक आलेख लिखा जाता है तो जब वाक्य जो आलेख के लिखे जाते हैं उसकी जो भाषा हो, उसमें क्या हो, कहीं कोई रुकावट सा महसूस ना हो कि यहाँ पर शब्द गलत है या यहाँ पर वाक्य गलत है। वो एक धारा प्रवाह हो, उसकी जो भाषा है सरल हो, यानी कि आसानी से सभी को समझ में आ सके और प्रभावशाली हो। ठीक है, दोहराना हो से तात्पर्य है कि यानी कि एक बात को बार बार ना कहा जाए। यानी कि एक बात को अगर किया है, जैसे कभी बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे निबंध लिखते हैं या आलेख कुछ भी लिखते हैं, तो बार बार एक ही वाक्य को क्या है, घूम फिर करके रिपीट करते हैं बार बार। तो उससे रिपीट करने को दोहराव कहते हैं। यानी कि आपने कोई एक बात कह दी है तो उसको बार बार दोहराव उसका न करें। ठीक है, उसमें विचारों की प्रस्तुति, जैसे पीछे ही हमने होती है, ठीक, विश्लेषण। यही इसकी जो प्रस्तुति होगी, विश्लेषण, कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जो समाचार में प्रयोग होते हैं। तो उस जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे योजना चली, क्या कारण थे कि वो चलाई गई, क्या कारण थे कि सफल नहीं हो पाई, और सफल हो पाई तो कितनी सफल हो पाई, इन सभी बारे में हम क्या है, उसके विषय में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो दो विषय थे, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लगाए हैं, उदाहरण। ये अभी हाल के ही अखबार के, एक 15 जुलाई का है और एक 18 जुलाई का है। और ये देखिए, ये कोरोना के बारे में लिखा गया कि महामारी ने हमें जो सीख दी, क्या क्या सिखाया। प्रकृति की रक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में हमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, गरीबों के लिए हमें सुरक्षा का जाल बनाना चाहिए। यानी कि अभी हमने देखा तो प्रवासी मजदूरों के कारण क्या है, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल पाया, पैदल चलना पड़ा। तो गरीबों की सुरक्षा और वैश्विक सहयोग में वृद्धि, ये हमें क्या है, कोरोना महामारी ने सिखाया। तो ये एक क्या हुआ, समसामयिक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा। दूसरा, ये चीन चीन का है, चाबहार में चीन का नया दांव। ठीक है, तो ये उस पर, अब ये देखिए, मैंने आपका वो विशेष व्यक्ति हो सकते हैं लिखने वाले, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है करण सिंह, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, ये विवेक काट जो है, ये पूर्व राजदूत है। ठीक है, तो जो लिखने वाले हो, तो फिर मैंने कहा कि आलेख जो होता है वो समाचार पत्र का विचार नहीं होता है, बल्कि, तो यहाँ आप देखेंगे, ये लेखक के अपने निजी विचार हैं, ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। ठीक है, ये लिखा है। अब एक ये जो साइड में मैंने ये लगाया है, ये आलेख का उदाहरण होकर ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। ये है संपादकीय का उदाहरण। ठीक है, संपादकीय के बारे में थोड़ा सा हम यहीं पर जान लेते हैं। वैसे आपको इसके बारे में लिखित जानकारियां जो हैं वो मैंने पीडीएफ में दे दी हैं, वो भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो संपादकीय क्या होता है, ये एक समाचार पत्र का अपना नजरिया होता है। ये भी समसामयिक मुद्दों पर लिखा, जैसे आजकल केंद्रीय विद्यालय की 12वीं रिजल्ट आया, 10वीं 12वीं का, तो वो क्या है, उसके बारे में ये लिखा है कि उम्मीद जगाते नतीजे। संपादकीय समाचार पत्र का अपना विचार होता है, किसी विशेष समसामयिक या ज्वलंत मुद्दे पर
लिखा जाता है, इसकी विशेषता यह होती है कि यह लिखा भले एक व्यक्ति द्वारा जाता है, लेकिन यह व्यक्ति का विचार न हो करके पूरे समाचार पत्र यानी कि हिंदुस्तान जो अखबार आता है उस पूरे समाचार पत्र की ये राय है। यहाँ पर चूंकि एक व्यक्ति की राय ना होकर के समाचार पत्र की राय होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि ये लेखक के निजी विचार हैं या किसी लेखक का नाम यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, समाचार पत्र की अपनी राय होती है। इसलिए संपादकीय को समाचार पत्र की अपनी राय कहा जाता है और आवाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये संपादकीय का उदाहरण मैंने आपको यहीं पर समझा दिया है, संपादकीय। इसके बाद ये कुछ गृह कार्य है जो हमें करना है। इसमें कुछ सवाल, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब इस वीडियो में नहीं होंगे, कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको उस वीडियो में मिलेंगे, और जिनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे उनके जवाब आप स्वयं ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जनसंचार से, उनके विषय में आपको पीडीएफ के माध्यम से लिखित में जानकारी मिल जाएगी। इसमें एक 8वां प्रश्न आप देखेंगे, ये जानबूझ करके मैंने रखा है कि कोरोना वायरस से शैक्षणिक व्यवधान के विषय पर आपको 150 शब्दों का एक आलेख लिखना है। 150 ये न्यूनतम है, आप इससे अधिकतम भी लिख सकते हैं, यानी कि कितना भी आप बड़ा लिख सकते हैं, 150 कम से कम आप लिखें। शैक्षणिक व्यवधान यानी कि हमारी पढ़ाई में जो व्यवधान कोरोना वायरस के कारण हुआ है, कि हमें अपनी पढ़ाई में क्या क्या नुकसान हुआ है। तो आप वही जो आलेख में पीछे मैंने बताया किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, भारत में कब पहुंचा, इससे क्या क्या नुकसान हो, तो आप इन सब बातों पे विस्तृत लेख लिखेंगे। ठीक है, तो ये इतना था जनसंचार के माध्यम और आलेख पे। और अंत में मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि बच्चों अधिक से अधिक आप क्या है, अपने स्वाध्याय करें, अपने समय को यूं ही व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कितना और समय हमारा ऐसे ही जाने वाला है। तो अधिक से अधिक जितना हो सके, जहाँ से आपको सामग्री प्राप्त हो रही है, पाठ्य सामग्री, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, कहीं से है, उसको अधिक से अधिक ग्रहण करने की कोशिश करें। और कुछ बच्चों की ये शिकायत थी कि सर डाटा प्रॉब्लम होता है या मेमोरी का, तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करूँ। आप यूट्यूब में देखिएगा, यूट्यूब में क्या है आपको देखने में थोड़ा सा उसमें सेटिंग में जाइएगा और वहाँ से आप उसको कम भी कर सकते हैं कि आपका डाटा कम खर्च होगा और आपको उसको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक जानकारी अपने विषय की जहाँ से आपको मिले प्राप्त करते रहें और स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।